गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएस क्लास। स्टूडेंट, हमने हिस्ट्री का चैप्टर शुरू किया था, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो बिफोर गोइंग दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट्स। हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन्स, पिलग्रिम्स जो सेंटर्स है वो, और अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। इन सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, यहाँ पर हमें ये डिस्कस करना है आज। क्राफ्ट्स इन टाउन्स, आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, मीन्स हम्पी जो सिटी है उसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद सूरत और मसूलीपट्टनम, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, इनके बारे में देख लेते हैं। तो देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, यू कैन से, हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ट्रेडर्स थे। दीज इंक्लूडेड द बंजारास, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था बंजाराज के बारे में। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब ट्रेडर्स का क्या काम था? वो पर्टिकुलर किसी एरिया से प्रोडक्ट को परचेज करते, किसी डिस्टेंट वाले दूसरे एरिया में जाकर वहां पर उस प्रोडक्ट को बेचते और वहां के लोकल प्रोडक्ट को परचेज करके वापस दूसरे एरिया में बेचते। तो इस तरीके से ट्रेडर काम क्या करते थे। चैप्टर नंबर 7 में हमने बंजाराज के बारे में भी डिस्कस किया था। तो सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स, दे फॉर्म एसोसिएशंस विद हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस। तो वो व्यक्ति क्या करता था, एक तरीके से मिडल मैन का काम करता था, आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के जो ट्रेडर्स थे उनकी अपनी एक एसोसिएशन होती थी, जहां पर उनका जो हेडमैन होता था वो क्या करता था, उनके बिहाफ पर दूसरे व्यक्तियों से बात करता था जो कि उनके फोर्सेज को परचेज करते थे। Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interest. Caravans का मतलब है एसोसिएशंस। caravans क्या हुआ? एसोसिएशंस। और गिल्ड भी आपकी एसोसिएशंस है। अब एसोसिएशन का मतलब है काफिला, caravans का मतलब यहाँ पर काफिला लगा के चलिए एक तरीके से। तो अगर हम बात करते हैं ट्रेडर्स जो होते हैं उनको विभिन्न किंगडम्स को पास करना पड़ता है, विभिन्न फॉरेस्ट को पास करना पड़ता है। अब बीच में उनको लूटा भी जा सकता है, वो भी किया जा सकता है ना। तो इसीलिए वो कारावांस में चलते थे, अपने इंटरेस्ट या अपने हितों की रक्षा के लिए वो गिल्ड्स बनाया करते, मींस एसोसिएशंस बनाया करते थे ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th century onward, and the most famous being the Manigraman and Nana Desi। इसी प्रकार की बहुत सारी ऐसी गिल्ड्स जो है वो 8th century में बनी थी। जैसे इनके अंदर मैंने मनीग्रामन एंड जो नाना देसाई है इसका एग्जांपल दिया गया है। These guilds traded extensively both within the peninsula and with the Southeast Asia and China। अब ये जो गिल्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेड करते थे कहां पर? हमारे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, जितनी भी साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री है उनके साथ, और चाइना के साथ। इस तरीके से यहां पर ये ट्रेड किया करते थे। देयर वर आल्सो कम्युनिटीज लाइक द चैत्रीज एंड मारवारीज ओसवाल हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो कि एक तरीके से हमारे देश के अंदर क्या बन गई, प्रिंसिपल मींस मेन ट्रेडिंग ग्रुप बन गए थे। गुजराती ट्रेडर्स, ठीक है, अब इन गुजराती ट्रेडर्स में क्या थे? हिंदू बनियाज थे, मुस्लिम बोहराज थे। दे ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स। अब वो क्या करते थे, इन पोर्ट्स के अंदर टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस को बेचते थे। एंड इन एक्सचेंज ब्रोट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका, इसी तरीके से स्पाइसेस, टिन एंड चाइनीज जो ब्लू पोट्री है या सिल्वर के जो चीजें थी उन सबको लिया करते थे। तो इस तरीके से एक चीज को देते और दूसरी चीज को लिया करते थे। ओके, द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब एंड पर्शियन, चाइनीज, जूस एंड सीरियंस क्रिश्चियन ट्रेडर्स। अगर हम वेस्टर्न कोस्टल एरिया की बात करते हैं तो यहां पर इस प्रकार के ट्रेडर्स देखने को मिलते थे। इंडियन स्पाइसेस की बात करता हूं या इंडियन क्लोथ्स की बात करता हूं। They were sold in the Red Sea port area
and they were purchased by the Italian traders and eventually they reached the European markets, जिसकी वजह से उन ट्रेडर्स को ह्यूज प्रॉफिट होता था। मींस इंडिया से किस प्रकार, इंडिया से जो इंडियन क्लोथ्स था उनको लेके जाते थे और जो इंडियन स्पाइसेस थे उनको लेके जाया जाता था, ठीक है, और जो कि काफी अधिक मात्रा में प्रॉफिट प्रोवाइड करता था। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन, ऐसे मसाले जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर होते थे, it became, you can say, they became an important part of European cooking. And cotton clothes, these were very attractive also. उस तरीके से these are important. This eventually drew European traders to India. अब ये जो चीजें थी, this eventually drew European traders. अब ये चीजें जो थी, क्योंकि इन चीजों की, इंडिया के इन प्रोडक्ट की यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में इन सब चीजों को परचेज करने के लिए आते थे। यही कारण था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी या आप कह सकते हो ये सब आए थे ना, वो इन सब चीजों की वजह से ही हमारे इंडिया में आए थे। पहले एज ए ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए, बाद में वो हमारे रूरल बन गए थे, वो डिफरेंट इश्यू है। बट जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो केवल इन सब चीजों के लिए यहाँ पर आए। यू विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स, ठीक है। अब इन चीजों को हमें शॉर्टली रीड करना है कि देखते हैं कि किस प्रकार से इन ट्रेडिंग एंड टाउन्स के अंदर किस प्रकार से चेंज आया। अब देखते हैं टाउन्स के अंदर क्राफ्ट कैसे रहा। द पंचशाला एंड द विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन मींस मिस्त्री रहते हैं, कारपेंटर्स, दे वर द एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। ये सारे व्यक्ति रिक्वायर्ड थे किस चीज के लिए, टेम्पल्स वगैरह बनाने के लिए। जो वीवर्स थे जैसे कि सेलियार एंड कैकलोर्स, दे एमर्ज एज ए प्रोस्पेरियस कम्युनिटीज, ठीक है, एंड मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स, जो कि टेम्पल्स को डोनेशन दिया करते थे। तो इस तरीके से ये सारे जो व्यक्ति थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा। हम्पी के जो आर्किटेक्चरल जो स्प्लेंडर आप कह सकते हो उसको देखते हैं। पहले पता होना चाहिए हम्पी लोकेट कहां पर है। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire founded in 1336. 1336 के अंदर जो विजयनगर एम्पायर था, ठीक है, उसके तुंगभद्रा बेसिन, कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन के अंदर हम्पी लोकेटेड था। It was a well fortified city. एक well fortified city था। The architecture of Hampi, it was distinguished by arcs, domes, and pillared halls with niches for holding sculptures. ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम हम्पी की बात करते हैं तो इसके अंदर कहीं पर आर्क बने थे, कहीं पर डोम बने थे, कहीं पर जो होल जो बना हुआ है वो पिलर्स के ऊपर बना है। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। Temples were the hub of cultural activities and you can say Devdasis. Devdasis कौन थे? टेम्पल डांसर्स थे। They perform before the deity. Deity का मतलब होता है आपके जो आप कह सकते हो जिसके प्रति डिवोशन प्रकट किया जाता है, उन सब की बात कर रहे हैं, गॉड की बात कर सकते हो आप यहाँ पर। तो टेम्पल्स थे जो थे, they were the hub of the cultural activities. Hampi fell into ruin following the defeat of the Vijayanagara in 1565 by the Deccani Sultans. जो हम्पी था, it fell into ruin, बहुत धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, बाद में एक तरीके से उसका पतन हो गया था, ठीक है। जब विजयनगर, अगर हम 65 की बात करें, जब डेक्कनी जो व्यक्ति थे, जब विजयनगर जो पीपल था, सॉरी विजयनगर जो प्लेस था उसे डिफीट कर दिया गया था, उसके बाद हम्पी की जो आप कह सकते हो प्रमुखता थी, इंपॉर्टेंस थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, फेड होने लगी। गेटवे टू द वेस्ट, सूरत। सूरत in Gujarat was the emporium of the western trade during the Mughal period. मुगल पीरियड के अंदर जो वेस्टर्न ट्रेड है अगर हम बात करते हैं, उस एरिया के अंदर मेन सेंटर पॉइंट था गुजरात के अंदर सूरत। ये एक पोर्ट सिटी भी कह सकते हो आप। 17th सेंचुरी के अंदर द पोर्टुगीज, डच एंड इंग्लिश दे एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत, ठीक है, क्योंकि सूरत उस वक्त क्या था, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट सिटी थी। देयर वर आल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स, जो कि कॉटन टेक्सटाइल को सेल किया करती थी। द काठियावाड़ सेट्स एंड द महाजन्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस एट सूरत।
सूरत के अंदर जो काठियावाड़ स्टेट, अगर महाजन्स की बात करते हैं, उन्होंने दे हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस, ठीक है, उनके पास काफी पैसा, अगर हम बात कर सकते हैं तो सूरत के अंदर उनके पास था, तो दे वर द प्रोस्पेरियस कम्युनिटीज यू कैन से। सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। रीजन देखते हैं क्यों, बिकॉज द लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी एंड यू कैन से बिकॉज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ द सी रूट बाय द पोर्टुगीज आल्सो एंड कंपटीशन फ्रॉम द बॉम्बे। तो दीज आर फ्यू रीजंस जिनकी वजह से जो सूरत था, आप कह सकते हो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। सूरत एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी, बट 17th सेंचुरी के अंदर ये खत्म होता चला गया। पहला रीजन, क्योंकि मुगल एम्पायर जो थे ना, वो इसका यूज करते थे, तो यहाँ की मार्केट और प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगी। बाद में क्या हुआ, पोर्टुगीज का इस सी रूट के ऊपर कंट्रोल हो गया। तीसरा, उसी वक्त में बॉम्बे के ऊपर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था, और बॉम्बे को उन्होंने क्या बना दिया, एक मेन इंपोर्टेंट पोर्ट बना दिया गया, तो कंपटीशन बॉम्बे के साथ क्रिएट हो गया। तो धीरे धीरे सूरत का कंपटीशन खत्म होता चला गया और सूरत खत्म हो गया था, पतन हो गया था सूरत का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहेंगे। So the town of the Masulipattnam, and you can say the Machilipatnam, literally fish port town, lay on the delta of the Krishna river. वो कृष्णा रिवर के डेल्टा पे थी। The fort at the Masulipattnam was built by the Dutch. और जो ये फोर्ट बनाया गया था जो मसूलीपट्टनम का, वो डच के द्वारा बनाया गया था। The competition among the various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu Komati Chetis, and the European traders, they made the city populous and prosperous. उन्होंने क्या किया, उनकी ये सिटी जो थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलस एंड प्रोस्पेरियस इनके द्वारा की गई थी, जो कंपटीशन इन ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर था, इसकी वजह से। 1686 से लेकर 1687 के अंदर जो मुगल एम्परर औरंगजेब थे, उन्होंने क्या किया, गोलकुंडा को अपने अंडर कर लिया, मींस अपने राज्य में मिला लिया। This caused the European companies to look for the alternative, जिसकी वजह से यूरोपियन कंपनीज को अदर अल्टरनेटिव ढूंढने पड़े, क्योंकि उसके ऊपर उनका अधिकार है, ठीक है। As the company traders moved to Bombay, Calcutta and Madras, present day in Chennai, that is, so मसूलीपट्टनम जो था, धीरे धीरे वहां से मर्चेंट जो है वो हटते चले गए, और मसूलीपट्टनम की जो प्रोस्पेरिटी थी वो खत्म होने लगी, ठीक है। तो इस तरीके से मसूलीपट्टनम जो था वो धीरे धीरे वहां से, आप कह सकते हो उसकी इंपोर्टेंस डाउन होती चली गई, वो डिक्लाइन होता चला गया, ठीक है। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स के बारे में देख लेते हैं। इन द 16th and 17th century, यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर द स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स which had become popular both in the Europe and in the West Asian जो कंट्रीज थी उन सब के अंदर। The English, Dutch and French, they formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी ईस्टर्न साइड के अंदर इंक्रीज करने के लिए उन्होंने कंपनीज एस्टेब्लिश की, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और इन सब कंपनीज ने क्या किया, एज ए ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडिया या आप कह सकते हो एशियन इन कंट्रीज के अंदर आए थे। Initially, the great Indian traders like Mullah Abdul Ghaffar and Virji Vora, who owned a large number of the ships, compete with them. अब उनके साथ वो compete कर सकते थे, पर धीरे धीरे जो यूरोपियन कंपनीज थी, they used their naval power to gain control over the sea trade, and they forced the Indian traders to work as their agent. धीरे धीरे इन कंपनी ने क्या किया, सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर दी कि जो इंडिया के ये मेन ट्रेडर्स हुआ करते थे ना, अब वो उनके लिए एक जस्ट ओनली एजेंट बन गए थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हो गई वो एक सबसे मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर उस सब कॉन्टिनेंट में क्रिएट हो गई। ओके, बस्पुट ऑफ द डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल, it led to the great expansion of the craft of spinning, weaving and bleaching and dyeing. इसकी वजह से अधिक आप कह सकते हो पीपल जो है वो इन सब कामों को करने लगे। इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन्स became increasingly refined. जो इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन्स थे वो क्या हो गए, वो उसके अंदर और ज्यादा रिफाइनमेंट आने लगा। However, this period also saw the decline of the independent craft persons. तो ये पीरियड जो था वो क्या था, it saw the decline of the independence of the craft persons.
क्राफ्ट पर्सन का जो इंडिपेंडेंस था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. They now began to work on a system of advances, which meant that they had to weave clothes. They have to weave clothes, which was already promised to European agent. इसका मतलब क्या हुआ? They now began to work on a system of advance. अब advance में देने लगे. अब एडवांस का मतलब क्या हुआ? उनको एडवांस में दिया गया. इसका मतलब क्या है? जिन यूरोपियन पीपल ने उनको एडवांस दिया, उनके लिए वो क्लोथ्स, जो भी प्रोडक्ट भी बनाएंगे वो उनके लिए बनाएंगे. ठीक है, तो ये सिचुएशन भी धीरे धीरे आप कह सकते हो सोसाइटी में चलने लगा. वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड वीविंग देयर ओन पैटर्न्स. अब वो अपने पैटर्न से नहीं हो सकते क्योंकि एडवांस मिल गया. तो दे हैव टू सेल दोज प्रोडक्ट जस्ट ओनली दोज यूरोपियन एजेंट्स जिन्होंने उनको एडवांस दिया था. तो उनका अपना खुद का पैटर्न तो खत्म हो गया. दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिजाइन्स सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स. दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिजाइन्स. उन्हें बार बार डिजाइन्स रिप्रोड्यूस करने पड़ते थे जो कंपनी एजेंट उनको सप्लाई करते थे, प्रोवाइड करते थे. उन डिजाइन को उनको बनाना पड़ा. ठीक है. इन द 18th सेंचुरी अगर हम बात करते हैं, saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras as a nodal city of today. Means you can say जहां पर मल्टी फंक्शंस हो सकते हैं, इसकी बात कर सकते हैं. Craft and commerce underwent major changes as merchants and artisans. They were moved into the black towns established by the European companies. Within these new cities, ठीक है, जो न्यू एरियाज थे, इन न्यू सिटीज कौन सी थी? बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, इनकी बात कर रहे हैं. यहाँ पर ये जो वीवर्स थे या मर्चेंट थे, इन सबको वहां पर जाना पड़ा. द ब्लैक्स एंड द नेटिव्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, दे वर कन्फाइंड हियर while the white rulers occupied the superior residency, Fort of St. George in Madras and Fort of St. William in Calcutta. अब ये जो मीन्स जो यहाँ के नेटिव ट्रेडर्स थे या ये ब्लैक पर्सन जो भी थे, ये व्यक्ति क्या थे? ये जस्ट ओनली एक इंफीरियर मैनर से एक जगह पर रहने लगे. और डोमिनेट कौन करने लगा? ये जो इंग्लिश पीपल थे, ये सब. तो इस तरीके से द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल टेकन अप द नेक्स्ट ईयर. और वो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? वो होगा आपका कॉलोनियल पीरियड. ठीक है, जिस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे इंडिया के ऊपर अधिकार था. So I hope student everything is clear to all of you. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.